सेकंड चैप्टर में जो हमारा टॉपिक आज का होगा वो है स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन को अपन देखेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन से पहले हम लोगों ने एरे और एरे के साथ क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, एरे के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन एरे के साथ हो सकते हैं, ये सारे हमने डिटेल में कल एक्सप्लेन किए थे। और एरे के मेमोरी एड्रेस को किस प्रकार निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी डिटेल के बारे में चर्चा की थी। तो उसके बाद आगे का अपना टॉपिक है आज स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन से पहले यहाँ हम ये जानना जरूरी, फंक्शन क्या होते हैं। या आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, फंक्शन क्या होते हैं। निर्देशों का समूह, हिंदी में कहे तो निर्देशों का समूह जिनका ज़्यादा उपयोग होता है उनको लाइब्रेरी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, जिनको हम हेडर फाइलों का यूज़ लेके और उपयोग में ले सकते हैं। और फंक्शन की पहचान क्या है, सबसे सरल पहचान फंक्शन की जिसके आगे छोटा ब्रैकेट होता है वो सारे फंक्शन है। आपने देखा होगा मेन फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन है, स्कैनफ फंक्शन है, ये सारे फंक्शन है। तो ऐसे स्ट्रिंग के फंक्शन है और स्ट्रिंग के फंक्शन को काम में लेने से पहले अपने को क्या करना पड़ता है, string स्ट्रिंग डॉट एच ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी ऊपर। तो ये इंक्लूड करने के बाद हम स्ट्रिंग फंक्शन को काम में ले सकते हैं। तो 11वीं क्लास में काफ़ी कुछ दे रखे हैं और वही रिपीट हो रहे हैं। देखो मैं 12th क्लास में अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, लगभग सारा 11वीं क्लास में है। तो आपके एक प्रकार से रिवीजन ही हो रहा है। अगर आपने 11th में ढंग से किया है तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं, आपको लगेगा ये सब तो हम करके आए हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर सबसे पहला फंक्शन है strcpy, यानी स्ट्रिंग को कॉपी करना। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग S1 के अंत में S2 को जोड़ देगा। आपने S1 के अंदर मान लो लिखा है राम और इसके अंदर लिखा है कुमार, तो क्या करेगा, कुमार को राम के अंत में जोड़ देगा। तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग को कॉपी करता है। और स्ट्रिंग को कॉपी करने के बाद स्ट्रिंग कैट यानी कॉन्कैट यानी ये जोड़ेगा। ये स्ट्रिंग 1 के अंत में स्ट्रिंग 2 को जोड़ देगा। देखो कॉपी करना और जोड़ने में अंतर है थोड़ा। कॉपी करने में क्या होगा कि जो सेकंड स्ट्रिंग में जो आपका सेकंड जो आपने वेरिएबल लिया उसमें जो स्ट्रिंग है उसकी एक नकल होगी, कॉपी, वो आपके स्ट्रिंग 1 के अंदर आ जाएगी। और कॉन्कैट के अंदर क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। स्ट्रिंग 2 के अंदर जो डेटा है वो स्ट्रिंग 1 के अंदर आकर जुड़ जाएगा। उसके बाद है strlen, जो आपने पैलिंड्रोम का प्रोग्राम किया होगा, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, जिस वर्ड को आगे और पीछे से पढ़ने पर सेम कैरेक्टर आते हैं उसको पैलिंड्रोम कहते हैं। तो पैलिंड्रोम के प्रोग्राम को करने के लिए strlen स्ट्रिंग की लेंथ निकालने वाला फंक्शन आपने यूज में लिया होगा। ये क्या करता है, स्ट्रिंग की लंबाई निकाल कर देता है। अब स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, एग्जाम्पल के रूप में अगर आपने डाला है स्ट्रिंग के अंदर राम एक वर्ड, तो राम की लंबाई कितनी होगी। राम की लंबाई नॉर्मली लोग समझते हैं राम में 3 है कैरेक्टर तो उसकी लंबाई होगी 3, लेकिन राम की लंबाई है 4। इसका कारण क्या है, उसके अंत में क्या आता है, नल कैरेक्टर। ठीक है, तो नल के कारण उसकी जो है साइज वो हो जाएगी आपके 4 की, ऑटोमेटिकली अंत में नल ऐड हो जाता है। फिर है strcmp यानी स्ट्रिंग को कंपेयर करना। यदि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 समान है, अगर दोनों सेम है तो ये क्या करेगा, 0 रिटर्न करता है। और स्ट्रिंग 1 लेस देन स्ट्रिंग 2 तो ये 0 से कम रिटर्न करेगा। अब 0 से कम का मतलब बोले तो कितना कम है, कितने कैरेक्टर कम है, आस्की के अकॉर्डिंग ये निकाल कर देगा। इसी प्रकार स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2 तो 0 से ज़्यादा रिटर्न करेगा, कितने ज़्यादा है। तो ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के काम आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम। स्ट्रिंग कंपेयर के बाद strchr यानी स्ट्रिंग कैरेक्टर, स्ट्रिंग में कैरेक्टर ch की पहली आवृत्ति का पॉइंटर देता है। यहाँ आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और पॉइंटर का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, 11वीं क्लास में आया है पॉइंटर। पॉइंटर किसको बोलते हैं, एड्रेस। पॉइंटर बोले तो एड्रेस यानी मेमोरी का पता। अगर आपने किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेलिंग डाली है स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर, तो उसमें आपने कोई भी एक कैरेक्टर है, अगर वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी वो सबसे पहले कहाँ आ रहा है उसके एड्रेस आपको निकाल कर देगा उस पॉइंटर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है str ये स्ट्रिंग में स्ट्रिंग की पहली आवृत्ति का पॉइंटर देता है। यानी स्ट्रिंग के अंदर आपको एक ही कोई आपने लाइन लिखी है, उसके अंदर
एक ही वर्ड 2 से 3 बार आया है तो सबसे पहले कहाँ आया है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी का पॉइंटर यानी एड्रेस निकाल कर आपको देगा। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, छोटा प्रोग्राम दे रखा है स्ट्रिंग का, देखो इससे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। str1 12 की साइज है, str2 इसकी भी 12 की साइज है, इसमें ले रखा है हेलो, इसमें ले रखा है वर्ड, और str3 इन्होंने एक लिया है वेरिएबल। पहला फंक्शन क्या करता है, strcpy स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग 1 के अंदर कॉपी कर रहा है और उसके बाद उसको डिस्प्ले करवा रहा है। उसके बाद जोड़ने के लिए है तो str1 और str2 ये दोनों को जोड़ देगा, ये फंक्शन को काम में ले रहे हैं। उसके बाद है लेन नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर इस स्ट्रिंग 1 की लंबाई यानी लेंथ निकलकर सामने आएगी। तो यहाँ str1 लिखा और str लेंथ, तो ये लंबाई निकाल कर दे देगा और उसके बाद इसको डिस्प्ले करवाया इसकी लेंथ कितनी है। अब देखो इसका आउटपुट भी दे रखा है, इसने क्या किया, स्ट्रिंग 3 के अंदर स्ट्रिंग 1 को कॉपी कर दिया। स्ट्रिंग 1 के अंदर क्या था, हेलो, ठीक है, वो कहाँ आ गया अब स्ट्रिंग 3 के अंदर। फिर str1 और str2 इन दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद हेलो वर्ड बन गया। उसके बाद है लेंथ निकालने वाला, अब ये लेंथ निकाल के दे रहा है 10 की, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 की इसकी साइज दे रहा है। एक्चुअली इसकी साइज 10 नहीं है, इसकी साइज 10+1 है, ठीक है ना, क्योंकि ये नल को ऑटोमेटिकली ऐड करता है। अब आता है टॉपिक आके स्ट्रिंग से रिलेटेड, ये कुछ फंक्शन थे और भी स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है, लेकिन आपके जो बुक में है अभी 12th क्लास RBSC उन्हीं को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो 12th के नहीं हैं लेकिन C++ इसके बारे में बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं और उसका इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं इजीली, तो उसके लिए इनको देखें। और जो इन वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखो स्टैटिक और डायनेमिक ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिशील, यानी जिसमें मेमोरी में चेंजेस हो सकता है। तो स्टैटिक और डायनेमिक दो प्रकार के मेमोरी एलोकेशन हो गए। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पर किया जाता है, जबकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन रन टाइम से पहले किया जाता है, लेकिन वेरिएबल के मानों को रन टाइम पर बदला जा सकता है। यानी आप जो रन टाइम में मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं उसमें आपने जो डेटा डालना चाहते हैं वेरिएबल के मानों को चेंज किया जा सकता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन रनिंग टाइम में बचत करता है, लेकिन सभी मामलों में ऐसा संभव नहीं हो सकता। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इसकी मेमोरी को हीप में सहेजता है और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इसको डेटा को मेमोरी के डेटा सेगमेंट में सहेजता है, डेटा सेगमेंट में और हीप में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में छोटा प्रश्न आ सकता है 12th बोर्ड RBSC में 1 नंबर का 2 नंबर का, कि स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, एक तो आपके रन टाइम से पहले एलोकेट किया जाता है और दूसरा रन टाइम के बाद में। और जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है उसके मुकाबले रन टाइम मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा प्रभावी है। वो आपकी मेमोरी को कम खर्च करता है, जितनी मेमोरी की आवश्यकता उतनी मेमोरी ली जाती है इसमें। तो जो बड़े प्रोग्राम है, बड़े प्रोग्रामों में रन टाइम मेमोरी एलोकेशन का ही उपयोग किया जाता है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी को हीप में सहेजता है। हीप में का मतलब बैकअप के रूप में, जितनी आवश्यकता होगी उतनी आपको उपलब्ध हो जाएगी। और डेटा सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ली है तो वो पहले ही आपको जितनी आपने मेमोरी मांगी है उतने आपको मेमोरी के डेटा सेगमेंट आपको अलॉट करवा देगा कंप्यूटर की मेमोरी में। तो ये जो टॉपिक है स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसको आप थोड़ा ढंग से पढ़ लें और समझ लें। ये एक क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। नॉर्मल एक वेरिएबल लिया है जे, और जे का लूप चला है आपके 0 से लगाकर <5 और J++। ये मेमोरी एलोकेशन कर रहा है एरे के अंदर वैल्यू डालने के लिए, और स्टैटिक एरेज, और इसके बाद वापस इस एरे को डिस्प्ले करवा दे। अब है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए एक्चुअली में क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल का यूज लेते हैं। पॉइंटर वेरिएबल का यूज लेते हैं क्योंकि पॉइंटर का मतलब ही होता है एड्रेस।
पॉइंटर के साथ प्रोग्राम थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जटिल हो सकते हैं, लेकिन वे आपके प्रोग्राम की स्पीड को तेज करते हैं और उसके साथ ही मेमोरी को कम से कम खर्च करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी प्रोग्राम की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बढ़ जाती है। अब आप लोग जो 11th-12th में छोटे मोटे प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें इतना आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब बड़े सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है तो वहाँ इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए कुछ फंक्शन है और ये फंक्शन भी आप पढ़ के आए हो 11th क्लास में। आपने सुना होगा कैलॉक है, मेलॉक है, रीलॉक है, ये ऐसे कुछ फंक्शन होगा और इन सब से एलोकेटेड मेमोरी को वापस फ्री करने के लिए फ्री नाम का फंक्शन है। तो ये कुछ फंक्शन है। देखो यहाँ इन्होंने क्या किया है, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट। आपको कितने एरे के अंदर एलिमेंट डालने हैं, एन के अंदर अपन वो संख्या देंगे, कितने एलिमेंट डालने हैं, एरे। इंटीजर पॉइंटर मेलॉक n इंटू साइज ऑफ इंटीजर मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो वहां इंटीजर प्रकार की n में आपने जितनी साइज मांगी है उतनी मेमोरी आपको एलोकेट हो जाएगी। तो इन सब के लिए कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, मेलॉक फंक्शन। तो मेलॉक और कैलॉक इन दोनों का उपयोग किया जाता है और सबसे ज़्यादा उपयोग जिसका किया जाता है वो है मेलॉक फंक्शन का। और आपको जो 12th क्लास के अकॉर्डिंग है उसमें क्या होता है, आपके थ्योरी का प्रश्न आएगा कि मेमोरी एलोकेशन के लिए सी भाषा में कौन कौन से फंक्शन है, या फिर छोटा प्रश्न आ जाए कि मेलॉक के बारे में समझाइए, कैलॉक के बारे में समझाइए। तो इसकी डिटेल 11th में भी है और इन्होंने वापस 12th में भी दे रखी है। तो इस प्रकार ये मेमोरी का एलोकेशन करेगा। और उसके बाद में वापस इसने इस एरे को डिस्प्ले करवा दिया। अब है मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन। strlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नाम की जो हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल को यूज में लेंगे हम इन फंक्शन को काम में लेने से पहले। अब हेडर फाइल क्या होती है, कीवर्ड क्या है, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपकी 11th क्लास में लगभग सबके क्लियर होगी। सी प्रोग्रामिंग भाषा में मेमोरी एलोकेशन और प्रबंधन के लिए कई फंक्शन होते हैं। यह फंक्शन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h हेडर फाइल में उपलब्ध है। अब उनकी डिटेल दे रखी है। देखो सबसे पहले है कैलॉक, नंबर, तत्वों का एक एरे आवंटित करता है जिसकी साइज बाइट में होती है। कितने बाइट आपको मेमोरी चाहिए, बिल्कुल सेम ही है। कैलॉक, इंटीजर नंबर और इंटीजर साइज, कितनी साइज चाहिए। उसके बाद है फ्री फंक्शन। फ्री क्या करता है, दिए गए पते के मेमोरी ब्लॉक को फ्री करता है। यानी कैलॉक, मेलॉक या रीलॉक के द्वारा जो मेमोरी आवंटित की गई है उस मेमोरी को आपका काम हो जाने के बाद प्रोग्राम के अंत में आप पुनः फ्री कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी है जो आपने काम में ली थी वो फिर से फ्री हो जाएगी और वापस उपयोग में आ सकती है। उसके बाद आता है मेलॉक। मेलॉक इंटीजर नंबर तत्वों का एक एरे है आवंटित करता है जिसकी साइज बाइट में होगी एवं अनइनिशियलाइज होगी। यानी इसमें कैलॉक और मेलॉक में अंतर क्या है, कैलॉक में क्या होता है कि आपका डेटा इनिशियलाइज रहता है, आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसमें अनइनिशियलाइज यानी बाद में डेटा आप डालोगे। साइज आपने ले ली मेलॉक के द्वारा, उसके बाद आप कीबोर्ड से डेटा को एंटर करोगे। फिर है रीलॉक, एड्रेस, इंटीजर, न्यू साइज। दोबारा मेमोरी एलोकेशन करने के लिए रीलॉक फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है, कैलॉक और मेलॉक फंक्शन के द्वारा जो मेमोरी हम एलोकेट करते हैं, आवंटित करते हैं, उसको पुनः आवंटित करने के लिए आपको लगता है कि नहीं मुझे और ज़्यादा मेमोरी चाहिए, कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ सकती है प्रोग्राम के अंदर, तो हम इसका उपयोग करते हैं। आपको इन चारों फंक्शन की थ्योरी पता होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि 12th क्लास में इतना डिटेल से नहीं दे रखा है तो 11th की बुक में पूरा डिटेल दे रखा है, कैलॉक, मेलॉक, रीलॉक सारे फंक्शंस का। यहाँ इन्होंने 12th क्लास में शॉर्टली एक चार्ट बनाकर आपको दिखाया है, एक प्रोग्राम दे रखा है आप इनसे रिलेटेड। देखो string.h डाली है इन्होंने, ऐड की है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी ऐड की है। पॉइंटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और strcpy नेम के अंदर जारा अली नाम डाला है। उसके बाद देखो डिस्क्रिप्शन मेलॉक 200, ठीक है। साइज ऑफ कैरेक्टर यानी कैरेक्टर प्रकार की 200 की ये मेमोरी आवंटित करे तो कैरेक्टर कंप्यूटर की मेमोरी में कितना लेता है, 1 बाइट लेता है, तो 1 × 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 की मेमोरी आवंटित करेगा। अगर ये नहीं करता है, नल होता है, तो इसको क्या करेगा, एरर दिखा देगा,
अब दे रखा है एक और, जारा अली ए DPS स्टूडेंट इन क्लास 10th, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है जारा अली और डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लाइन आपको डिस्प्ले करेगा। अब कैलॉग का भी डिटेल दे रखी है, अगर आप कैलॉग के द्वारा लेना चाहें तो अगर आप किसी भी साइज की मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं और आपका इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जबकि इसके विपरीत एरे में एक बार इसकी साइज को परिभाषित करने के बाद बदल नहीं सकते हैं। तो एरे को जब नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं आप बिना मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन से, तो उसको बीच में आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ क्या है, इन फंक्शन के द्वारा आवंटित की हुई मेमोरी को आप बीच में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं काम होने के बाद में। एक और एग्जाम्पल दे रखा है डिस्क्रिप्शन मेलोक फंक्शन का। देखो ये 30 की साइज ले रहा है कैरेक्टर के अंदर, सेम ही है बिल्कुल। उसके बाद रिलॉक में इन्होंने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन को 100 इंटू साइज ऑफ कैरेक्टर, पहले 30 की मेमोरी ली थी, उसके बाद इनको लगा कि नहीं मुझे इसकी साइज बढ़ानी है, तो इन्होंने किस फंक्शन को काम में लिया, रिलॉक फंक्शन को। तो रिलॉक फंक्शन के द्वारा इन्होंने इनकी मेमोरी साइज को पुनः आवंटित किया है। अब आगे का टॉपिक आता है सी में पॉइंटर। क्या है पॉइंटर? कोई नया टॉपिक है नहीं। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर पॉइंट करने वाला, जैसे मैं ये जो आपके सामने दिख रहा है पेन, अब इससे इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, एक पॉइंटर है, मैंने इसको पॉइंट किया। पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इसके एड्रेस को बताया। पॉइंटर का मतलब क्या होता है, एड्रेस। आपने देखा होगा ये इस प्रकार कहीं तीर का निशान है, यहाँ है, तो ये सब किसको इंगित करते हैं, किसको दर्शाते हैं, पॉइंटर को। तो वैसे ही सी भाषा में किसी भी पते को दिखाने के लिए पॉइंटर का उपयोग किया जाता है। पॉइंटर इज एड्रेस, ठीक है ना। पॉइंटर क्या है, मेमोरी का पता है, सरल भाषा में कहें तो। आपसे वाइवा में पूछते हैं कई बार, आपको लगता है कि अब क्या बोले, कुछ नहीं, नॉर्मल भाषा में अगर आप आंसर देना चाहे, आपसे पूछा जाए पॉइंटर क्या है, तो पॉइंटर एक एड्रेस है, किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी का एक पता, जिसको सी भाषा में उपयोग में लिया जाता है। और जटिल प्रोग्रामिंग में इसका यूज होता है। इसका यूज इसलिए किया जाता है, इससे प्रोग्रामों की स्पीड बढ़ती है और कंप्यूटर की मेमोरी साइज कम यूज में आती है। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसका मान अन्य वेरिएबल का एड्रेस यानी मेमोरी एलोकेशन का एड्रेस होता है, यानी वो कंप्यूटर की मेमोरी में कहां पड़ा है। किसी भी अन्य वेरिएबल और कांस्टेंट की तरह पॉइंटर को भी उपयोग में लेने से पहले इसे डिक्लेयर करना आवश्यक है। पॉइंटर डिक्लेरेशन का साधारण रूप क्या है, सबसे पहले डेटा का टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, और फिर जो एस्ट्रिक का चिन्ह है, जिसको आप मल्टीप्लाई के लिए भी यूज में ले सकते हो, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक का चिन्ह, इसको यूज में लेते हैं उस वेरिएबल के नाम के आगे। यहाँ टाइप पॉइंटर का एक प्रकार है, पॉइंटर फ्लोट है, कैरेक्टर है या इंटीजर है। देखो 12th क्लास में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये तीन ही सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप तो बहुत सारे हैं, शॉर्ट इंटीजर है, डबल है, लेकिन ज़्यादा यूज में जो आने वाले हैं इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। यह सी के मान्य डेटा प्रकारों में से होना चाहिए। और वेरिएबल नेम, पॉइंटर वेरिएबल का नाम है, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला एक तारांकन यानी गुणा में उपयोग लिए जाने वाला तारांकन चिन्ह के समान ही है। और कुछ मान्य पॉइंटर डिक्लेरेशन यहाँ दिए रखे हैं, एग्जाम्पल दिए रखे हैं, देखो। आप में से कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये हमारी RBSC की बुक है, यहाँ हमने बुक इसलिए ओपन की है और बुक से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपको समझ में आए कि हमारे बुक में क्या क्या दे रखा है, और बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये हमारे लिए नहीं है या अनावश्यक है या बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल जो आपके लेवल का है, 12th क्लास को जो चाहिए, हम वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, इसीलिए इस बुक को ओपन किया है। और बीच बीच में जब लगता है हमको, तो हम कुछ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिख कर भी एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो किताब के अंदर इंटीजर पॉइंटर IP, पॉइंटर टू एन इंटीजर, ये एक इंटीजर के लिए एक IP नाम का पॉइंटर बना है। डबल पॉइंटर DP, पॉइंटर टू डबल, इसी प्रकार पॉइंटर टू फ्लोट और पॉइंटर टू कैरेक्टर।
सभी पॉइंटरों के मानों का डेटा प्रकार एक ही होगा। यह एक लॉन्ग हेक्साडेसिमल नंबर होता है और यह एक मेमोरी पते को प्रदर्शित करता है। विभिन्न डेटा प्रकारों के पॉइंटरों के बीच फर्क सिर्फ उनके द्वारा पॉइंट किए गए वेरिएबल और कांस्टेंट के डेटा प्रकार में ही होता है। देखो पॉइंटर क्या करता है, अगर आप एरे के लिए पॉइंटर ले रहे हो और एरे में आपके 5 वैल्यू है तो वो किसको पॉइंट करेगा, केवल उसकी फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा। ध्यान रखना, फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा, बाकी सारे कंटिन्यू होते हैं एरे के अंदर। एक एग्जांपल दे रखा है पॉइंटर का, देखो इंटीजर var वेरिएबल लिया है जिसकी आपने उसको डिक्लेरेशन कर दिया, डिक्लेयर किया 20 से, और ip नाम का एक पॉइंटर लिया है। अब देखो ip इक्वल टू $var स्टोर एड्रेस ऑफ var इन पॉइंटर वेरिएबल। इन्होंने var का जो मेमोरी का पता है उसको कहाँ डाल दिया है, ip के अंदर डाल दिया है, ठीक है ना। तो ip के अंदर डालने से क्या हुआ कि ip के अंदर var वेरिएबल का जो मान है वैल्यू ने डाल के उसके एड्रेस को दे दिया है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल var वेरिएबल, और उसको डिस्प्ले करवाया। देखो ये इसके मेमोरी का पता है, ठीक है ना। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में वो जो स्थान है जहां पर वो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसके मान को नहीं दिखाया है, मान को अलग से दिखाया है नीचे। ये मॉड्यूलस का चिन्ह मॉड्यूलस डी लगा के दिखाया है, तो ये क्या करेगा, मान को डिस्प्ले करेगा। और उसके एड्रेस को दिखाने के लिए मॉड्यूलस एक्स लगाया है, हेक्साडेसिमल वैल्यू। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी एड्रेस को दिखाने के लिए मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस एक्स, और उसके बाद में नॉर्मल उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए मॉड्यूलस डी। अब डी इंटीजर के लिए काम में लिया जाता है, और फ्लोट के लिए एफ लिया जाता है, कैरेक्टर के लिए सी, स्ट्रिंग के लिए एस। ये सारी बेसिक चीज़ें आप 11th में क्लियर करके आए। ये चीज़ आपके लिए नहीं है। यहाँ जो आपने देखी ना कि मेमोरी में उसके पते को किस प्रकार दिखाया जाएगा, तो उसको दिखाने के लिए जो आप यूज़ में ले रहे हो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ इसने डिस्प्ले करवा दिया। अब है नल पॉइंटर। देखो नाम से पता चलता है नल, नल का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, खाली जीरो। तो नल पॉइंटर क्या है, ये भी 12th बोर्ड में प्रश्न आया है। और एक बात ध्यान रखना, आप जब इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बोर्ड की वेबसाइट से जो उसके ओल्ड पेपर हैं, जब आप पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि हर पेपर के अंदर 5, 7, 10 क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। बस क्वेश्चन का क्या टाइप अलग है, यानी लैंग्वेज चेंज कर दी, आंसर सेम है और लैंग्वेज चेंज की है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आया हुआ है और फिर भी आ सकता है। नल पॉइंटर, यदि आपके पास पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करने के लिए कोई सही पता नहीं है तब इसे नल वैल्यू असाइन करनी चाहिए। यह वेरिएबल डिक्लेयर के समय किया जाता है, और पॉइंटर वेरिएबल जिसे नल वैल्यू असाइन की गई है उसे नल पॉइंटर कहते हैं। ये डेफिनेशन पूछी जाती है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है छोटा प्रश्न, नल पॉइंटर किसे कहते हैं, नल पॉइंटर क्या है, तो ये उसकी डेफिनेशन है। यानी जब हमें पहले से नहीं पता है कोई ढंग का पता प्रोग्राम के अंदर का, हमको इसको क्या एड्रेस देना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नल डिक्लेयर कर सकते हैं, जिससे इसका पॉइंटर का मान क्या रहेगा, नल। यानी ये किसी भी प्रकार के एड्रेस को नहीं लेगा, तो इसको क्या कहेंगे, नल पॉइंटर। नल पॉइंटर एक शून्य मान वाला कांस्टेंट होता है और यह कई मानक लाइब्रेरी में परिभाषित है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, छोटा प्रोग्राम है, ये नल दे रखा है, देखो ptr नल, और द वैल्यू ऑफ ptr इज 0, यानी ये क्या है, नल। तो इस प्रकार इसको इन्होंने डिक्लेयर किया है। देखो पॉइंटर की आप टेस्ट करना चाहते हैं, उसकी जांच करना चाहते हैं, तो इफ स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं, इफ ptr, ठीक है, तो p इज नॉट नल, और ये दे रखा है सक्सेस इज p इज नल, यानी पॉइंटर नल। ये नॉट का उपयोग करके और इसको यूज में ले सकते हैं। अब आगे का टॉपिक है रिकर्सन फंक्शन। ये भी नया नहीं है रिकर्सन फंक्शन, ये भी आप पढ़ के आए हो 11th क्लास में। देखो रिकर्सन का सीधा सा नॉर्मल परिभाषा क्या है, जब ये आपको आंसर कब देने, जब आपको वाइवा में पूछा जाएगा रिकर्सन फंक्शन क्या है। जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो वो रिकर्सन फंक्शन कहलाता है। अब रिकर्सन फंक्शन से पहले आपको ये पता होना चाहिए फंक्शन क्या है,
और फंक्शन का आपने कितना यूज लिया है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ आप फंक्शन जो बने हुए होते हैं लाइब्रेरी के अंदर बने हुए होते हैं वो लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं, और कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसको यूजर अपने हिसाब से बनाता है। तो ये दो फंक्शन के प्रकार है। अब इन दोनों प्रकारों के अलावा जब आप फंक्शन को बनाते हो, यानी जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उन यूजर डिफाइंड फंक्शंस को ऐसे फंक्शन उनमें जो खुद को ही कॉल करते हैं वो रिकर्सन फंक्शन कहलाते हैं। अब रिकर्सन फंक्शन की दो मेन जो होती है शर्तें होती है, एक तो वो खुद को कॉल करे और दूसरा उसमें टर्मिनेशन की कोई कंडीशन होनी चाहिए, यानी उस लूप से, यानी उस प्रोग्राम से, उस फंक्शन से बाहर आने के लिए, उसको बंद करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए। देखो आगे, रिकर्सन स्वसमान, ठीक है, सेल्फ सिमिलर तरीके से आइटमों को दोहराने की एक प्रक्रिया है। प्रोग्रामिंग भाषाओं में यदि एक प्रोग्राम आपको एक ही फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करने की अनुमति देता है तब इसे रिकर्सन फंक्शन के रूप में जाना जाता है। अन्य शब्दों में जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो इसे रिकर्सन फंक्शन कहते हैं। ये रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जो आप 11th में पढ़ के आए हो सब वही है, कुछ भी नया नहीं है। देखो इसमें इसका सिंटैक्स दे रखा है, ये रिकर्सन फंक्शन है, खुद को ही कॉल कर रहा है। इसका एग्जाम्पल के अंदर 2-3 प्रोग्राम दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर। ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ये फंक्शन खुद को ही नीचे कॉल कर रहा है। रिकर्सन फंक्शन के लिए शर्तें, ये भी एक छोटा क्वेश्चन आता है। रिकर्सन फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पूछ के वो पूछ लेते हैं रिकर्सन फंक्शन की दो मुख्य शर्तें कौन सी है, समझाइए। तो देखो रिकर्सन फंक्शन की सभी रिकर्सन फंक्शन में एक बेस मानदंड यानी टर्मिनेशन कंडीशन होना आवश्यक है, और इसके लिए वह खुद को कॉल नहीं करना चाहिए। अब खुद को कॉल नहीं करना चाहिए का मतलब यहाँ ये हुआ कि खुद फंक्शन के अंदर ही उससे बाहर आने के लिए कोई ना कोई टर्मिनेशन, उसको खत्म करने की कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा क्या है, जब भी एक फंक्शन खुद को कॉल करे तब वह बेस मानदंड के करीब जाए। बेस मानदंड के करीब जाए का मतलब जहां तक उस फंक्शन को जाना है, जहां तक टर्मिनेशन कंडीशन दे रखी है वहां तक वो पूरा जाए और अपने जो बेस मानदंड है उसको पूरा करे। तो ये दो रिकर्सन की मुख्य शर्तें हैं। उसके बाद है रिकर्सन के उदाहरण के लिए यहाँ 3 प्रोग्राम इन्होंने दे रखे हैं। एक तो फिबोनाची सीरीज, एक है बिनोमियल कोफिशिएंट और एक है जीसीडी। अब इसके अंदर ये जो है प्रोग्राम जीसीडी, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो 2 बार 12th बोर्ड RBSC बोर्ड के पेपर में आया है। रिकर्सन फंक्शन के द्वारा HCF ज्ञात करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या हुआ कि आपकी बुक में जो मेन टॉपिक के अंदर दे रखा है GCD, तो बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये GCD और HCF क्या है, तो दोनों सेम है, ये बोर्ड में आया है। इसी प्रकार फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम शायद आया नहीं है, आ सकता है, मुझे ज़्यादा अभी याद नहीं आ रहा है। ये तो 2 बार आया HCF वाला, तो इसलिए इसको आप थोड़ा ढंग से देखें इन तीनों प्रोग्रामों के बारे में। अब देखो थोड़ा मैं बता देता हूँ फिबोनाची सीरीज क्या है। ये दे रखी फिबोनाची सीरीज 0 1 1 1 1 2 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 3 8 8 और 5 13 और 13 और 8 21 और 21 और 13 हो गए 34। इसी प्रकार ये आगे चलती रहेगी सीक्वेंस। आपसे पूछा जाएगा आपको फिबोनाची सीरीज कितने अंकों तक की बनानी है, तो आप उसके अंकों के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो फिबोनाची सीरीज में पहले 2 नंबर 0 और 1 है और प्रत्येक वाला बाद वाले पिछले 2 नंबरों का योग है। गणितीय संदर्भ में फिबोनाची संख्याओं की nth टर्म निम्नानुसार रिकर्सन संबंध के द्वारा परिभाषित की जा सकती है। उसका फॉर्मूला है फिबोनाची सीरीज को निकालने। ये भी 11th में करवाया हुआ होगा प्रोग्राम, आपको इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये देखो इस फॉर्मूले का यूज लेके और फिबोनाची सीरीज निकाल। देखो रिकर्सन फंक्शन क्या है, ये रहा इंटीजर फिबोनाची इंटीजर आइटम, ठीक है। अब इसके अंदर देखो यहाँ जो रिटर्न वाली जो लाइन लिखी हुई है, नॉर्मली फंक्शन में क्या होता है आप आंसर निकाल कर ऊपर रिटर्न करते हो, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया है रिटर्न के अंदर ही इस फंक्शन को चला दिया है, इस फॉर्मूले को लिख दिया है। तो ये क्या बन जाएगा आपके रिकर्सन फंक्शन फिबोनाची सीरीज का।
उसके बाद बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ये भी मैथ्स का है, इसका भी फॉर्मूला दे रखा है। ऐसे कैसे? जीसीडी में क्या होगा? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़े से बड़ा, जो इन दोनों में जिसका भाग जाता है। ये जीसीडी निकालने का सिंटैक्स दे रखा है और जीसीडी का प्रोग्राम दे रखा है। नीचे फंक्शन देखेंगे इसका, ये देखो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न जीसीडी, सीधा यही फॉर्मूले को लगा रहा है। तो ये क्या करेगा, इन्होंने दो नंबर डाले 12 और 13 और इसका आंसर क्या आया 6। तो इस प्रकार ये क्या करेगा, आपके जीसीडी निकाल कर दे देगा। तो ये आपका जो था सेकंड चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया पूरा। फर्स्ट चैप्टर आरबीएससी 12th कंप्यूटर साइंस का हमने कर लिया। उसके बाद सेकंड चैप्टर को 2 वीडियोस में अपने कंप्लीट किया है। जिन्होंने हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। उनको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर आगे भेजें। तो इसके बाद हम कल करेंगे अपना थर्ड चैप्टर शुरू, जिसका नाम है सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग के बारे में कितने प्रकार की सॉर्टिंग होती है, अच्छा सॉर्टिंग करने के तरीके क्या हैं, सारे प्रकार की सॉर्टिंग की थ्योरी क्या है, तो ये सब डिटेल अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।